हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। जो लोग टाटा स्टील अप्रेंटिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जैसे कि आप सबको पता अभी कुछ ही दिन बचा हुआ एग्ज़ाम को लेके, है ना। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि सर एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ताकि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम का तैयारी हो जाए, है ना, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ। एक स्टूडेंट है मौसमी साहू, आज वो इन्फॉर्मेशन देने वाले, क्योंकि वो स्टूडेंट ने पिछले साल 2023 में उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, और वो अभी टाटा स्टील अप्रेंटिस अभी वो ट्रेनिंग में है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वो ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी को लेकर कि कैसे आप लोग तैयारी करें, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, मेडिकल राउंड, जॉइनिंग प्रोसेस कैसे कैसे होता है, सारा चीज़ आज वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उनका बात को एक एक करके ध्यान से सुने, और जो जैसे जैसे उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी फॉलो की है, अपना जो टोटल जर्नी जो अपने उन्होंने फॉलो की है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है वैसे वैसे करके आप लोग भी फॉलो करें, ताकि वो अगर कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि ये सबको पता चले कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। एंड आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर हैप्पी बर्थडे मेंशन कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मौसमी साहू और मैं टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2023 की ट्रेनी हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं आज इस वीडियो में आपको टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न और मैंने कैसे ये एग्ज़ाम को क्लियर किया, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, और एग्ज़ाम के बारे में सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न 2023 की अगर बात करें तो टोटल आया था 90 क्वेश्चंस, जिसमें मैथ्स था 50 मार्क्स का, फिज़िक्स केमिस्ट्री था 30 मार्क्स टोटल, और इंग्लिश प्लस जीके था 10 मार्क्स का। और इसमें मार्किंग स्कीम ऐसा था कि ईच क्वेश्चंस करेक्ट मार्क्स, टोटल मार्क्स था 3 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग -1। टोटल टाइम था 90 मिनट्स का। करेक्ट में 3 मार्क्स मिलेगा और अगर आपका गलत हो गया तो जितने आपको टोटल मार्क्स आए उसमें से आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा एक एक क्वेश्चन के लिए। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, जैसे कि मैथ्स था 50 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स आप समझ सकते हैं। 90 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स का है मैथ्स, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैथ्स कितना ज़्यादा वेटेज का था उस टाइम पे। इस टाइम पे आना ज़रूरी नहीं है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के आपका 30 मार्क्स का था, इंग्लिश प्लस जीके 10 मार्क्स का था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स का स्ट्रैटेजी क्या रहा मेरा। देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको रियली एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटीज सेट करना होगा कि आपको कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका टोटल देता है आपका 90 क्वेश्चंस, और तो 90 क्वेश्चंस गिन लीजिए आप इंटू 3, तो 270 कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको 270 मार्क्स में अप्रॉक्स एकदम मिनिमम बोले तो आपको 150 आना चाहिए। 150 एकदम मिनिमम का बात कर रही हूँ मैं। अगर आप और थोड़ा सा आपको मतलब आपको एकदम सिलेक्ट होना है, मैं ये गारंटी नहीं देती हूँ, मेरे हिसाब से आपको 180 के ऊपर अगर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कंपटीशन पे, पहले से सेट नहीं किया जाता है कि कितना कट ऑफ रखा जाने वाला है। ये सब डिपेंड करता है कि कैसा कंपटीशन हुआ है, मतलब आप लोग कैसा परफॉर्म करेंगे वो चीज़ डिपेंड करेगा, और उनका कितना सीट्स है वो चीज़ डिपेंड करेगा कि कैसे मतलब सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे 2023 का जो एग्ज़ाम था, सबसे मेजर फैक्टर ये था जिससे कि सबका सिलेक्शन हुआ है, वो है कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग सही जो मार्क करके आए हैं मैक्सिमम। जैसे कि मेरे टोटल 90 क्वेश्चंस थे और उसमें से मैंने मैक्सिमम 70 क्वेश्चंस एकदम सही करके आया था, और 30 क्वेश्चंस करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ऐसा सेट किया जाता है कि आपका जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूट जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, पर अगर आप उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं बनाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ छूटना ज़रूरी है। तो इस बात से मत डरिएगा कि
आपका कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आपके साथ अकेले में नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रही थी जैसे कि अगर 90 अगर क्वेश्चंस रहे तो उसमें से अगर आपको 180 लाना है तो आपको 60 क्वेश्चंस जो है वो सही करना होगा उसमें से, ठीक है। तो एकदम अगर आप 60 क्वेश्चन सही करते हैं और सही मार्क आते हैं तो आपको एग्जैक्ट 180 आपको मिल जाता है। अब बारी है कि उसमें से अगर आपका कुछ गलत हुआ, अगर आपको 180 आ रहा है, ठीक है, अगर आप इस टाइम पे अगर आपका सोचिए 60 में से 2 क्वेश्चंस गलत हो गया, जैसे कि 2 क्वेश्चंस गलत हो गया तो 3 तो आपका मार्क्स 0 हो ही गया, साथ में उस 3 के लिए और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आप गलत किए थे तो नेगेटिव मार्किंग हो गया और एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इससे आपका जितना आपको आने वाला है उससे भी आपको कम मार्क्स आएगा। सो मैं यही रिकमेंड करती हूँ। और मैंने ये TA 23 में मैंने पूछा भी था, जो जिसका सिलेक्शन हुआ है सबका जो है वो लीस्ट नेगेटिव मार्किंग करवाए थे एग्ज़ाम में। मतलब कि अगर उनको जो चीज़ नहीं आ रहा था वो छोड़ दे रहे थे, पर वो उस चीज़ को मतलब अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, उसको स्किप करके दूसरा जो क्वेश्चन एकदम उनको सही लग रहा था वही सब वो कर रहे थे अटेम्प्ट, और उनको वो सही मार्क आए हैं। मैं भी ऐसा ही की थी, और जो मेरे को लग रहा था कि नहीं इसमें मेरा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा वो मैं एकदम छोड़ दे रही थी। और क्योंकि वो बाद में रख रही थी कि अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं और उसमें आगे जाऊंगी, और टाइम तो बहुत कम रहता है, 1.5 आवर्स, और 90 क्वेश्चंस में 90 मिनट्स, मतलब एटलीस्ट यू कैन थिंक दैट मतलब एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही मतलब मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ही मतलब लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको बहुत टाइम खाने वाला है। मैथ्स में आपको सीधे साधे क्वेश्चंस कभी दिखेंगे ही नहीं। मतलब मैथ्स में आपको जैसे कि आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यही सब प्रैक्टिस करके आने वाले हैं। वो देते क्या है, वो देते हैं पूरा स्टैटिस्टिक्स देते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं उसी बेसिस पे बता रही हूँ। वो स्टैटिस्टिक्स देते हैं और उसमें मीन मीडियन मोड जो है ये सब इतना बड़ा आपको चार्ट बना के दे देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप चार्ट में देखते देखते आप नीचे देख देख के आप थक जाएंगे गिन के उसको बना के। तो आप ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव है तो आपका ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादा ज्योमेट्री सेक्शन या स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से ही आएगा, डेटा हैंडलिंग सेक्शन यही सबसे आएगा। जो आपका ये है, जो आपका एरिथमेटिक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा कम आता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इसी से होता है, क्योंकि एरिथमेटिक सब जल्दी बना ही लेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी की कि आप कैसे करके पढ़ेंगे जो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका मैथ्स में आपको क्या, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जैसे मैंने प्रिपरेशन करा था। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स का जो ICSE का जो बुक आता है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बुक, और 9th और 10th का पूरा मगअप कर ली थी मैं, खासकर सारा चैप्टर। जैसे कि बस GST को आप छोड़ सकते हो, GST का कुछ नहीं आने वाला, शेयर एंड डिविडेंड को छोड़ सकते हैं, बाकी जो सारा चैप्टर्स है। अब मेरे पास अभी बुक भी है जो कि मैं सामने लेके बैठी हुई हूँ। तो इसमें से मैं आपको सुना रही हूँ। एक्सपेंशंस है, फैक्टराइजेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में सब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब सारा क्वेश्चंस जो है कवर हो जाता है। उसके बाद इंडिसेस जो कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोगैरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव करने देगा नहीं, इसलिए प्रूविंग चैप्टर्स को थोड़ा आप मत कीजिएगा बेकार में। जैसे कि 10th में आप लोग करते थे ना, मिड पॉइंट थ्योरम करते थे कि दोनों साइड को प्रूव करो, तो ऐसा नहीं आएगा। प्रूविंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्रूविंग नहीं आपको आएगा, पर आपको उस रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। तो ट्रायंगल्स में देख लीजिएगा कुछ रहेगा तो। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिलिनियर फिगर्स, फिर थ्योरम्स ऑन एरिया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है सर्कल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सर्कल के जो बहुत सारे रूल्स होते हैं उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है मेंसुरेशन, ये तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंसुरेशन। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये आपको बोल रही हूँ प्रूविंग तो नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस बनाने आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पता होगा, आप 10th में बनाए होंगे। तो सबसे पहला आपका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि
10th और 9th का जितना भी मैथ्स था आईसीएसई या आप या तो आईसीएसई से हो या तो सीबीएसई या जैक बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो, जैक या तो उड़ीसा बोर्ड से हो, तो आपको 10th लेवल और 9th लेवल का पूरा मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन उसको उसमें से बना सके बुक का। और उसके बाद ये तो मैंने 9th का बताया। अच्छा, एक चैप्टर छूट गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है आपका मीन, मीडियन, मोड, जिसमें आता है आपका बहुत सारा टाइप्स। नॉर्मल एक फ्रीक्वेंसी वाला आता है, एक डिस्क्रीट आता है, एक कंटिन्यूस आता है। ये तीनों का जो बड़ा फार्मूलाज है वही सब एग्ज़ाम में आता है, मतलब करने को। मीन, मीडियन, मोड का जो फार्मूलाज है, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आए, बहुत टैबुलर फॉर्म में आता है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपको नॉर्मली जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वैसा आएगा। क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी, आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर रिफ्लेक्शन, यस, रिफ्लेक्शन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका चैप्टर ईजी है पर ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस, देन फैक्टराइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इन इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बैंकिंग नहीं आएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँगी कि स्पेशली आपको मैथ्स में क्या आपको चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो मेरे को पता है आप जितने भी जन एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सब एरिथमेटिक पोर्शन बना लेंगे, पर छूट जाएगा वो है मीन, मीडियन, मोड, जो आपका लेंदी जो आपका टेबुलर फॉर्म्स में क्वेश्चन रहता है वो आपका छूट जाएगा। तो मीन, मीडियन, मोड का जितना भी क्वेश्चंस है मतलब जितना भी उसका फॉर्मूलाज एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आता है। जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहता है वही एक्सपेक्टेशन करता है। तो सबसे अच्छा है कि सब चीज़ हम लोग करके जाए A to Z, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अब मैथ्स के बारे में मैंने बता दिया। अब और एक चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग को आपको छोड़ना नहीं है। आप गूगल से लॉजिकल रीजनिंग टाइप करके या कैसे भी करके लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और सेकंड और थर्ड में आता है आपका ब्लड रिलेशन, मतलब ये इसकी मम्मी है, तो लाइक दैट बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है ब्लड रिलेशन का। आप सर्च मारिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग और मैंने जो बताया 10th और 9th लेवल तो मैथ्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में तो आपको पता ही है 10th और 9th में आप जो भी फिज़िक्स पढ़े थे सबका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अभी तक तो आप MCQs सॉल्व करते होंगे बहुत सारे, क्योंकि एग्ज़ाम तो नियर डेट आ गया है। और मैं आपको चैप्टर्स बताती हूँ। तो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मशीन्स। लाइट में आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन आ जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस आ जाएगा, स्पेक्ट्रम आ जाएगा, साउंड आ जाएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देन हीट में कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके न्यूमेरिकल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत स्कोरिंग है। उसके बाद एक फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन। ये सब मतलब जितना भी आप 9th और 10th लेवल का जो फिज़िक्स है पूरा आता है, ठीक है, फिज़िक्स 9th और 10th लेवल। अब आते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को 23 बैच में मेरा जो सेट था वो उसमें मेरे को यही पूछा गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किसको क्या बोलते हैं, फिर नोमेनक्लेचर, मतलब पूरा केमिस्ट्री। अब मैं आपको चैप्टर्स एक बार बोल के सुना देती हूँ। पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी मैं कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ मतलब पढ़ती हूँ उससे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट्स, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एक आईसीएसई में अलग चैप्टर है, अमोनिया भी अलग से चैप्टर है आईसीएसई में, नाइट्रिक एसिड भी एक अलग चैप्टर है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक अलग से चैप्टर है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पूरा करना है, मैंने आपको बोल दिया है। और बहुत जन
पूछते हैं इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उसके बाद आपको, अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, कट ऑफ में निकल जाता है, तो आपको एक मेल भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए। तो आपको वहाँ पे लोकेशन मिल जाता है कि क्या आपका लोकेशन है इंटरव्यू का। वहाँ आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है और इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टाटा स्टील के मेंबर बन जाते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहला इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है कि सब चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का नहीं बोल सकते, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि प्रेशर कुकर का मैकेनिज़्म बताइए। तो मतलब प्रेशर कुकर कैसे वर्क करता है आपको समझाना पड़ेगा। जनरली एक रूम रहता है जिसमें कि दो फैकल्टी बैठे रहते हैं और आपको बारी बारी रूम में आना रहेगा और आपको आपका रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट मैक्सिमम बोल सकते हैं। जो फट आंसर करेगा तो उसको 5 से 10 मिनट्स के अंदर भी वो कंप्लीट हो सकता है। और जैसे कि इंटरव्यू के लिए मैं, जैसे कि सम कॉमन क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये बहुत मतलब मेन क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आप वही सब्जेक्ट बताइएगा जो कि आपको लगता है कि उससे अगर सवाल आए तो आप उसको आंसर कर पाएँ। जैसे कि मैंने बताया था माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, तो मैथ्स के सर ने मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करने दिया था जो कि मेंसुरेशन से था, तो मैंने फट वो सॉल्व कर दिया। तो फिर आई वॉज डन। नाउ अभी आपको वही मतलब बताना है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर आप, बहुत लोगों ने मैं सुनी थी कि बहुत लोगों ने बताया था कंप्यूटर साइंस, तो उससे तो आपका पूछा जाने वाला नहीं है। इंटरव्यू ऐसा होता है जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसी से आपने कुछ जवाब दिया, तो वो सही या गलत है वो उनका एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं चलेगा। आपको हमेशा उनका जो आपको फैकल्टी जो बैठे रहेंगे सामने, उनका एक्सप्रेशन से आपको यही पता लगेगा कि मैं जो है वो गलत जवाब दी हूँ। पर ऐसा नहीं है, आप हो सकता है आप सही भी जवाब दिए हों, पर उस टाइम में नर्वस नहीं होना है और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए फेस पे। और हाँ, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से आए हैं, ये सब जनरल क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबका एक ही सवाल है कि ज्वाइनिंग के बाद आपका प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब कैसा रहता है सारा सिचुएशंस, मतलब कैसा माहौल में जाना पड़ता है, कैसे सब चीज़ होता है, कैसा ट्रेनिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप स्कूल किए हैं वैसे एकदम वैसे ही होता है स्कूल जैसा। बहुत सारा ग्रुप्स बन जाता है, बहुत सारा ट्रेड्स रहता है, जैसे कि ऑपरेटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, वेल्डिंग मिल सकता है, बहुत कम जनों को वेल्डिंग मिलता है, और इलेक्ट्रीशियन हो गया। तो ये 5-6 ट्रेड होते हैं। इसमें से पहले ही आपको अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो आपको एक फॉर्म भेजा जाता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। आप जैसा हिसाब से सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से वो आपको ट्रेड मिलता है। उसके बाद आपको ग्रुप्स मिलता है, जैसे कि फिटर मैकेनिकल ग्रुप 1, फिटर मैकेनिकल ग्रुप 2, वैसे ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, लाइक दैट। और एक ग्रुप मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स का होता है। और उसके बाद आपका मॉड्यूल के हिसाब से आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी क्लासेस होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या थ्योरी क्लासेस होता है। वैसे ही आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है। फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि है 7,000, सेकेंड ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है वो है 7,700, और आपको जॉब आपको मिल जाता है। उसके बाद प्लान ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ का आपको प्लान ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिल जाता है कोई भी प्लांट पे। और प्लांट आपको कौन सा प्लांट मिल रहा है ये आपका रैंक पे डिपेंड करता है, आप कैसा परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग में। सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सौरभ सर फॉर इन्वाइटिंग मी इन दिस चैनल, और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई कुड शेयर टुडे समथिंग। थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल मिला हो तो आप लोग भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जैसे उन्होंने अपना फॉलो किया है, आप लोग भी फॉलो कीजिए ताकि सारा चीज़ आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपका इंटरव्यू, मेडिकल राउंड, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।